कई वर्षों पहले की बात है, जब दुनिया आधुनिक नहीं हुई थी। ऐसे ही समय में रहने वाला एक व्यक्ति संदेश एक बैलगाड़ी में अपने गांव मंदराचल लौट रहा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसे वो पढ़ रहा था। संदेश, तुम पिता बन चुके हो, पर शायद जब तक ये पत्र तुम तक पहुंचे तब तक 1 महीना बीत चुका होगा। हमने लल्ला का नाम विद्युत रखा है। जल्दी लौट आइएगा। आपकी विमला। संदेश ये पत्र पढ़कर बहुत ही खुश था, पर इसे पढ़ते पढ़ते वो कुछ सोचकर रोने लगता है। सांझ हो जाती है और संदेश अपने घर पहुंचता है। घर आते ही उसकी पत्नी विमला अपने बेटे विद्युत के साथ उसका स्वागत करती है। आइए, स्वागत है आपका। बहुत देर हो गई आपको आने में। मैं तो कितना डर गई थी और आप भी यहाँ नहीं थे। रास्ते भर यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि इतने कठिन समय में मैं तुम्हारे पास नहीं था। काश कोई ऐसी चीज होती जो हमें तुरंत ही बात करवा देती एक दूसरे से। तुम्हारे दुख सुख में साथ ना रह पाया और आया भी तो इतनी देर बाद। इतना कहते ही संदेश की आंखों में आंसू आ गए। अरे आप रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो बस ऐसे ही, कोई बात नहीं। इस विषय में मैं जरूर कुछ करूंगा। कुछ ऐसा बनाऊंगा जो हमारी तुरंत के तुरंत बात करा दे। जी, आप जरूर कुछ बना लेंगे, मुझे भरोसा है आप पर। रात बीत गई और अगले दिन गांव के कुछ पेड़ों के पास संदेश एक चित्र बना रहा था। संदेश को व्यस्त देखकर एक बाबा संदेश के पास आते हैं। इस किताब में क्या चित्र बना रहे हो बेटा? संदेश उन बाबा को लकड़ी से बने एक छोटे से डिब्बे का चित्र दिखाता है। मैं एक यंत्र बनाने की सोच रहा था, इन खास पेड़ों से, जो हमें कितनी भी दूर होने पर एक दूसरे से बात करने में मदद कर सके। अरे वाह, पर इसे बनाओगे कैसे? इन पेड़ों से जो ऊर्जा का संचालन और संचार करते हैं उससे। और इस पेड़ की ऊर्जा समझने और भापने की शक्ति का इस्तेमाल तुम इस यंत्र में कैसे करोगे? यंत्र का जो चित्र मैंने आपको दिखाया उसी तरह के चुंबक वाला यंत्र बना लूंगा। बस दिक्कत यह है कि ये यंत्र उन अलग अलग ऊर्जाओं को पहचानेगा कैसे? ध्यान से सुनो बेटा, शायद इससे तुम्हारी योजना फलित हो जाएगी। बाबा ने संदेश को पूरी बात बताई। संदेश को मानो उसका जवाब मिल गया हो। आपका धन्यवाद, आशीर्वाद दें बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। संदेश तुरंत अपने मित्र उधाव को बुला लाता है। दोनों पेड़ काटने के औजारों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। इस पेड़ को काटकर हम एक स्तंभ खड़ा करेंगे और फिर कुछ इस तरह के छोटे छोटे यंत्र बनाने हैं। संदेश वही चित्र अपने मित्र उधाव को भी दिखाता है और साथ ही उसे उस यंत्र के बारे में बताता है। ये तो बड़ा ही काम का यंत्र है, पर ये काम कैसे करेगा? अरे सब्र रखो, पहले बन जाने दो, फिर बता दूंगा। अच्छा भाई, ठीक है। दोनों ही पेड़ काटते हैं और उस पेड़ को काटकर कुछ ही दिनों में उस चित्र की तरह एक लकड़ी का स्तंभ तैयार हो जाता है। लो भैया, बन गया लकड़ी का स्तंभ और चित्र की तरह ही चुंबक के यंत्र। अब जल्दी बताओ कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। भाई बस कुछ पल और रुक जाओ, वो आती ही होगी। अब कौन आ रहा है? तभी वहाँ पर विमला आती है। बस तुम्हारा ही इंतजार था। आओ विमला। माफ कर दीजिएगा जी, वो लल्ला सो ही नहीं रहा था तो देर हो गई। अब बताइए भी, क्या खास दिखाना था आपको? बताता हूँ। जब हम दोनों इस यंत्र और स्तंभ को एक साथ छुएंगे तो ये हमारी ऊर्जा पहचान लेगा और फिर जब भी हम एक दूसरे से बात करना चाहेंगे ये हमारी बात करा देगा। क्या? सच? हाँ बिल्कुल सच। चलो अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। विमला, संदेश और उद्धव तीनों स्तंभ को छूकर कुछ देर तक खड़े रहते हैं और उस लकड़ी के यंत्र से आवाज आने लगती है।
हाँ, इससे तो आवाज आई। इसका मतलब है कि अब तुम्हारी ऊर्जा स्तंभ ने और इस यंत्र ने पहचान ली है। अच्छा, तो भाभी आप ऐसा करिए कि घर चले जाइए और हम यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे। विमला अपने घर आ जाती है और उस यंत्र को एकटक निहारती है। तभी अरे विमला, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, हे भगवान, गजब की माया है। ये यंत्र तो सही में बोलता है। वाह भाई, क्या चीज बना दी। इससे तो गांव की कठिनाइयां कम हो जाएंगी। तीनों उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। कुछ महीने बीत गए और संदेश ने बाजार में आधुनिक यंत्र की दुकान खोल ली थी। अब गांव में लगभग हर व्यक्ति इस यंत्र का इस्तेमाल कर रहा था। संदेश अपनी दुकान में बैठा था, तभी वहां पर उद्धव आ जाता है। अरे भाई उद्धव, क्या बात है? ऐसे परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हो? परेशान नहीं संदेश भाई, बस कुछ सोच में डूबा था। तो संकोच कैसा? जो कहना चाहते हो कह दो। बात यह है संदेश कि बगल के गांव के मुखिया मेरे घर आए थे और मैंने उन्हें इस यंत्र के बारे में सब बता दिया और अब वो तुमसे ये खरीदना चाहते हैं। पर तुम दुखी क्यों हो? ये यंत्र किसी के काम में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम उनसे ही पूछ लो, खुद समझ जाओगे कि क्या बात है। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बुला लाओ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कुछ देर बाद वहां पर बगल के गांव के मुखिया आ जाते हैं। तो आप ही हैं संदेश, बड़े चर्चे सुने हैं मैंने आपके। उद्धव ने कहा कि आप मुझसे यंत्र के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम इस यंत्र को बनाने का तरीका मुझे दे दो, हम इससे काफी पैसे कमा लेंगे और ये पेड़ जो बस तुम्हारे गांव में उगते हैं, उन जमीनों को मुझसे बांट लो। तुम्हें मोटी रकम दूंगा इसकी। मुखिया जी, मुझे दो चीजें बताइए। यदि सोने का दाम 0 हो जाए या इतना बढ़ जाए कि 10 गांव का धन भी पर्याप्त ना पड़े, तो इन दोनों स्थितियों में क्या होगा? अगर दाम 0 हुआ तो संदूक की जगह सड़कों पर पड़ा होगा और इतना अधिक बढ़ जाए तब तो ये पूरे देश में बस गिने चुने व्यक्तियों के पास होगा। बिल्कुल सटीक। और मेरे लिए वो सोना ये यंत्र है जिसे मैं सबके पास पहुंचाना चाहता हूं। तो इसकी कीमत कितनी रखनी है और पेड़ों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये दोनों ही चीजें मैं आपके हाथ में नहीं छोड़ सकता। आम लोगों के पास ये होना भी नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारे हाथ कुछ मूल्यवान लगा है और इसका भेद उन चमत्कारी पेड़ों में है। पर अगर तुम मेरा प्रस्ताव नहीं मानते हो तो फिर वही सही। संदेश मुखिया की बातों में नहीं आया तो मुखिया वहां से गुस्से में चले गए। जब कोई ऐसी खोज होती है जो लोगों को कई वर्ष आगे ले जाए, तो प्रगति के साथ साथ उस पर बुरी नजर भी लोगों की पड़ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जरूर उन पेड़ों के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेगा। हाँ, मुझे भी लगता है। उद्धव, मेरी बात सुनो। तुम आज उस स्तंभ के पास निगरानी रखोगे। पर अगर वो पेड़ों के पास चला गया उन्हें काटने तो? हाँ, इसीलिए मैं वहां खड़ा रहूंगा। वो चाहे पेड़ों के पास जाए या स्तंभ के पास, वो जहां भी जाएगा हम एक दूसरे को यंत्र की मदद से बता सकते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं रात होते ही अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगा। रात हो चुकी थी और तब स्तंभ के पास कोई नहीं था। तभी वहां पर वही दूसरे गांव का मुखिया कुछ कर रहा था। उद्धव ये सब कुछ एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा था। वो तुरंत संदेश से लकड़ी के यंत्र पर बात करने लगता है। संदेश, वो यहाँ आया है स्तंभ के पास। जल्दी आओ वरना वो स्तंभ को काटने लगेगा। बस अभी आया भाई। मुखिया स्तंभ के ऊपर कुल्हाड़ी जैसे ही चलाने जाता है, दोनों दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और एक रस्सी से बांध देते हैं। आपको मैंने मना किया था कि आप इस यंत्र और गांव के मामले में हस्तक्षेप ना करें। पर तुम्हें यह पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ या मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ? इसी यंत्र की मदद से
और आपकी बातें जो लालच से भरी थी, उन्हें सुनने के बाद इसका अनुमान लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। तो अब तुम क्या करोगे? मुझे यूं ही इसी तरह से बंदी बनाकर रखोगे? जब तक आपके गांव से कोई यहाँ आता नहीं, तब तक आप यहीं बंद रहेंगे। पर मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो फिर वही प्रयास करूंगा। इस यंत्र का पूरा इस्तेमाल करो और खूब पैसे कमाओ। आखिर इन छोटे लोगों को इस यंत्र को देकर क्या फायदा? बहुत पहुंच है मेरी, इतने पैसे होंगे जितने की तुम सोच भी नहीं सकते। अब भी समय है, मुझसे हाथ मिला लो। ठीक है, बहुत बकवास कर लिया आपने। अब आप मेरे घर के पास ही बंद रहेंगे और जब इस विषय में सोचेंगे तब अपने आप अकल आ जाएगी आपको। मुखिया को कैद रखा गया। एक दिन मुखिया के नाम का पत्र आया। संदेश और उद्धव वहीं पिंजरे के सामने वो पत्र पढ़ने लगे। मुखिया जी, ये पत्र बहुत ही दुखद जान पड़ता है। क्या? पढ़ो इसे, इसमें क्या लिखा है बताओ मुझे। आप खुद ही पढ़ लीजिए। भाई मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, बस अंगूठा लगाता हूँ। इसे कृपया पढ़ लो। जी, जैसी आपकी इच्छा। पत्र में लिखा है कि मैं मंगरू। मुखिया जी, मैं ये पत्र बस ये सूचित करने के लिए लिख रहा हूँ कि आपके सारे खेत जल चुके हैं। आप जल्द से जल्द लौट आइए। हे राम, अब मैं क्या करूं? काश मैं यहाँ चोरी करने की जगह अपने गांव में होता तो अपने परिवार को संभाल पाता। अब मैं क्या करूं? इसीलिए मैं चाहता था कि मुखिया जी आप ये पत्र स्वयं पढ़ें और कम से कम अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं हर इंसान के हाथ में ये यंत्र क्यों पहुंचाना चाहता हूँ। मुखिया का सिर दुख और शर्म के भार से नीचे हो गया। संदेश का रास्ता अब सुगम हो गया था और धीरे धीरे उसने अपने इस यंत्र को गांव से राज्य और राज्य से देश भर में प्रचलित कर दिया। ये राजेश जी का परिवार है। इस परिवार में राजेश जी अपनी पत्नी शारदा और 2 बच्चों के साथ रहते थे। राजेश जी के दोनों बच्चे शरारती थे। हमारा रसोई से आएगी ना तो हम दोनों चिल्लाकर उन्हें डरा देंगे। ठीक है। और जैसे ही शारदा चाय लेकर बाहर आई, शारदा डर गई और उसके हाथ से चाय का कप नीचे गिर गया। तुम दोनों को तो आज सीधा करके ही रहूंगी। माँ ने दोनों बच्चों को मारने के लिए झाड़ू उठा ली और दोनों बच्चे मस्ती में यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। नैना अपने पापा के पीछे जा छुपी। पापा बचाओ, बचाओ हमें। अरे 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 रुक जाओ शारदा। अरे अब बच्चे हैं तो मस्ती तो करेंगे ना। ऐसी मस्ती? मेरी चाय गिर गई, कप फूट गया और आज तो इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। शारदा बच्चों को मारने ही वाली थी कि राजेश जी ने शारदा को रोक लिया। अरे अब जाने भी दो। आपकी वजह से ही ये दोनों इतने बिगड़ चुके हैं। ठीक है बाबा, इस बार इन्हें माफ कर दो। अगली बार ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बच्चों, माँ से माफी मांगो। माफ कर दो ना। बच्चों ने माफी मांगी और माँ का गुस्सा शांत हुआ और फिर बच्चे बाहर खेलने चले गए। बंटी और नैना अपने दोस्तों के साथ गांव के पेड़ के पास खेल रहे थे। तभी दोनों का ध्यान एक लड़की पे गया। वो लड़की एक फिरंगी थी। वो लड़की कितनी गोरी है। वो विदेशी है। कितनी गोरी है। चल इसके पीछे चलते हैं। दोनों बच्चे उस फिरंगी मेम के पीछे पीछे घूम रहे थे। अंत में वो फिरंगी बस पकड़कर चली गई और तभी बच्चों का ध्यान जमीन पर पड़े उस फोन पर गया। नैना ने वो फोन उठाया। ये तो उसी फिरंगी लड़की का है। हाँ। ये तो आईफोन है ना नैना। हाँ, पर अब हम उसे ये कैसे लौटाएंगे? एक काम करते हैं, इसे हम रखते हैं। कल अगर वो लड़की अपना फोन ढूंढते आएगी तो हम उसे लौटा देंगे। हाँ ठीक है। और बच्चों ने वो फोन रख लिया। रास्ते में बंटी को सूझा। हाँ, पर अगर घर पर ये फोन बचेगा तो माँ बहुत डांटेंगी।
उन्हें लगेगा कि हमने ये फोन चुराया है। हाँ, तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, इस फोन को अपने खेतों में छुपा देते हैं, मिट्टी के अंदर। कल सुबह निकालेंगे और फिर उस फिरंगी लड़की को लौटा देंगे, ठीक है? इससे माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमें डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। दोनों बच्चे अपने खेतों में गए। वहाँ उनके पापा नहीं थे, शायद वो घर चले गए थे। इस आईफोन को यहीं छुपा देती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। बच्चों ने गड्ढा किया और उस गड्ढे में आईफोन रखकर उस पर मिट्टी डाल दी और फिर दोनों घर लौटे। आते ही माँ ने सवाल किया, आज इतनी देर हो गई तुम लोगों को? स्कूल का होमवर्क नहीं करना क्या? हाँ, करना है ना मामा, करना है ना माँ। वो हमें समय का पता ही नहीं चला। ठीक है, जाओ पढ़ने बैठो। माँ की डांट सुनकर बच्चे पढ़ने बैठ गए और रात होते ही सब आराम से सो गए। यहाँ उनके खेतों में कुछ अद्भुत होने लगा। जादुई रूप से कुछ अलग दिखने वाला पौधा उगने लगा। सुबह होते ही राजेश अपने खेतों में पहुंचा। यहाँ का मंजर देखकर वो हैरान था। सारे पौधों में आईफोन टंगे हुए थे। अरे क्या, ये कैसे हो सकता है? आसपास के किसान भी हैरान थे। ये बात तेजी से गांव में फैल गई और शारदा को पता चल गया कि उनके खेतों में आईफोन उग गए हैं। वो अपने बच्चों के साथ दौड़ते हुए खेत पहुंची। ऐसी फसल तो कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। तभी दोनों बच्चे उनके सामने आए। ये हमारी गलती है पापा। ये सब हमारी वजह से हुआ है माँ। तुम दोनों की वजह से? तुमने क्या किया? कल हम एक फिरंगी लड़की को देखते हुए बस स्टॉप पर पहुंचे थे। वहाँ हमने देखा कि उस लड़की का आईफोन गिर गया है। हमने वो उठा लिया। सोचा कि अगर वो कल वापस आएगी तो उसे लौटा देंगे, पर फिर हमने सोचा कि माँ हमें डांटेगी अगर हम उस आईफोन को घर ले गए। इसीलिए मैंने और नैना ने वो आईफोन खेतों में गाड़ दिया और उसी से इतने सारे आईफोन उग गए। बच्चों को लग रहा था कि माँ उनको फिर डांटेगी, पर पहली बार शारदा डांटने के बदले मुस्कुराई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब हमारे पास इतने सारे आईफोन हैं। इन्हें बेचकर हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। सच्ची? हाँ, सच्ची। और वो दीदी का आईफोन, क्या हम उन्हें उनका आईफोन नहीं लौटाएंगे? अरे लौटाएंगे बेटा, और हम उन्हें एक आईफोन उपहार में भी देंगे। आखिर उनकी वजह से ही तो हमारे खेतों में आईफोन की खेती उगी है। तभी वो फिरंगी लड़की वहाँ पहुँची। यही है वो दीदी जिनका आईफोन हमने जमीन में बोया था। बंटी ने उस जगह खोदा और उसे वो आईफोन मिला। बंटी ने आईफोन साफ किया और उसे लड़की को दिया। थैंक यू। मुझे लगा मैंने अपना फोन खो दिया। आपका फोन हमें बस स्टॉप पे मिला, पर तब तक आप चली गई थी। शारदा ने उस फॉरेनर को सब कुछ बताया। वाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। राजेश ने एक आईफोन पेड़ से तोड़ा। ये लीजिए, आपके लिए उपहार। थैंक यू। मैंने कल एक आईफोन खोया था और आज मुझे 2 वापस मिल गए। थैंक यू सो मच। फॉरेनर लड़की आईफोन लेकर खुशी खुशी चली गई और फिर राजेश और उसके पूरे परिवार ने सारे आईफोन जमा लिए। इन आईफोन को बेचकर राजेश जी के पास बहुत पैसे आ गए, जिससे उन्होंने बड़ा घर, बड़े खेत और गाड़ी भी खरीदी। अब उनकी जिंदगी सुख सुविधा से भर गई थी, पर अब भी शारदा बच्चों को हर वक्त डांटती थी। मेरी अंगूठी कहाँ है नैना? कल मैंने तुम्हारे हाथों में देखी थी। वो अंगूठी, वो तो मैंने। वो क्या नैना? माँ चलिए बताती हूँ। नैना सबको अपने साथ लेकर खेत गई और पूरा खेत सोने की अंगूठियों से भरा था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी सारी सोने की अंगूठियाँ! हाँ! अरे बाप रे! पता नहीं राजेश जी के खेतों में क्या अद्भुत था। जो भी बोते थे उसकी फसल उगती थी। वो कहते हैं ना, जब किस्मत मेहरबान तो गदा पहलवान। भोलू नाम का एक बच्चा कोकिलापुरम गांव में रात के समय नदी किनारे घूमने निकला था। तभी उसे वहां तट पर एक बेहोश जलपरी दिखी। हे भगवान,
क्या बला है, जलपरी? भोलू दौड़ते हुए उस जलपरी की मदद करने पहुंचा। भोलू ने उस जलपरी के मुंह पर पानी के छींटे मारे और जलपरी होश में आने लगी। उठो उठो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुमने तो डरा ही दिया। चिल्लाना तो मुझे चाहिए। कौन हो तुम? मैं हूँ भोलू और ये कोकिलपुर राम गांव है। पर मानना पड़ेगा, जलपरियां सच में होती है। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं अपने परिवार से अलग हो गई और यहाँ पहुँच गई और क्या, भूख भी लगी है। भोलू जलपरी की बातें सुनकर हंस पड़ा। दोनों ही एक दूसरे से पहले डरे जरूर थे, पर अब वो तनाव हट सा गया। भोलू उस जलपरी को अपने घर ले आता है। भोलू के माता और पिता उसे देखकर चौंक गए। अरे भोलू बेटा, ये क्या लाया है तू? अरे माँ, ये कोई वस्तु थोड़ी है जो ऐसे पूछ रही हैं आप। जलपरी है, नदी किनारे मिली थी मुझे। बेचारी अपने परिवार से बिछड़ गई और बहुत भूखी भी है। क्यों माँ, बहुत भूख लगी है। अब सवाल बाद में करना मीनाक्षी। इस बच्ची ने तुम्हें माँ भी कह दिया। पहले इसे भोजन कराओ और आराम करने दो। बाकी सवाल जवाब हम कल कर लेंगे। जी, जैसा आप कहें। मीनाक्षी जलपरी को खाना खिलाने के बाद उसे अपने साथ सुला लेती है। अगली सुबह भोलू और जलपरी सोए हुए हैं और मीनाक्षी दिनेश से बातें कर रही है। अब हम क्या करें? अगर हम इसे रख लें अपने साथ तो क्या ये हम लोगों में घुल पाएगी? बात तो सही कहती हो, पर हम इसे अकेला छोड़ भी तो नहीं सकते ना। हाँ, कितनी प्यारी बच्ची है, आते ही घुल मिल गई हम सबसे। अगर इसे लोगों में घुलना मिलना सीखना है तो हमें इसे विद्यालय भेजना चाहिए। क्या कहती हो? हाँ, लेकिन ये भले ही घुल मिल जाए, लोगों का क्या करें? ये बच्ची इतनी कीमती है कि कोई ना कोई जरूर इसे दुख पहुंचा सकता है। लोगों से बचाना हमारा काम है। अब ये हमारे घर आ गई है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम इसे पढ़ाएंगे। अगर मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को दिक्कत होगी तो मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। नहीं बेटा, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी और भोलू के साथ विद्यालय जाओगी। विद्यालय? हाँ बेटा, जहाँ सब बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं। वो सब ठीक है, तुम मुझे ये बताओ बिटिया कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नहीं, हम जलपरियों में तो नाम नहीं होते। आप लोग ही मुझे कोई नाम क्यों नहीं दे देते? अच्छा ठीक है बिटिया, आज से तुम्हारा नाम परी है, जैसी कहानियों में होती है। परी? बहुत अच्छा नाम है, धन्यवाद माँ। जलपरी बहुत ही खुश थी और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और जलपरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अब जलपरी भोलू के साथ विद्यालय जाने लगी थी। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, भोलू जलपरी के पास गया और बोला, अरे यार, ये पढ़ाई लिखाई तो बहुत मुश्किल है। अब मुझे तुरंत घर जाना है। पर मुझे तो पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें क्यों पसंद नहीं? इसमें पसंद करने जैसा क्या है, बस जरूरत है तो पढ़ना पड़ता है। पर मुझे नई चीजों के बारे में सीखना अच्छा लगता है भोलू। आओ चलें, अब घर चलते हैं। हाँ, आओ चलें। भोलू का सर अचानक से चकराने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर जलपरी हड़बड़ाहट में उसके पास पहुंचती है। भोलू, भोलू, उठो भोलू, क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो भोलू। तभी वहाँ शिक्षिका आ जाती है और देखती है कि जलपरी की आंखों से जो आंसू निकले, उसने अपने हाथों में रोक लिया और उसे भोलू को पिला दिया। क्या
क्या हुआ यहाँ? मैं कहाँ हूँ? भोलू, आओ चलो घर चलते हैं। अब तुम ठीक हो ना? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रो मत, ऐसा कभी कभार हो जाता है मेरे साथ। आओ चलो घर चलते हैं। बेटा परी, तुमने ये कैसे किया? वो मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। परी और भोलू अपने घर लौट आते हैं और सारी घटना दिनेश और मीनाक्षी को बताते हैं। बेटा, ये तो बहुत बड़ी बला थी जो भोलू पर पिछले कई सालों से है। दरअसल इसके दिल में कुछ दिक्कत है जिस वजह से ये कभी कभार बेहोश हो जाता है। हाँ बिटिया, और इसका उपचार करना संभव नहीं हो पा रहा था। माँ, आप चिंता ना करें। एक जलपरी के आंसू जब खुद की इच्छा से आए तो वो किसी भी रोग या शारीरिक घाव को समाप्त कर देते हैं। अब भोलू की दिल की दिक्कत पूरी तरह से ठीक हो गई है। क्या सच? हाँ माँ, बिल्कुल सच। जलपरी की बातें सुनकर दिनेश और मीनाक्षी की आंखें आंसुओं से भर उठी। पर जलपरी ने जो चमत्कार दिखाया उससे उन पर एक बुरी नजर पड़ गई। वो शिक्षिका विद्यालय में बैठे खुद से बातें कर रही थी। परी, तुम ही मेरा दुख हरोगी। हाँ परी, हाँ। अगला दिन आ गया और भोलू और जलपरी विद्यालय आए थे और उस शिक्षिका ने भोलू और जलपरी को कुछ बातें करने के लिए रोक रखा था। क्या बात है अध्यापिका जी? क्या हम दोनों से कोई भूल हो गई है? नहीं बेटा, एक परी से कभी भूल थोड़े हो सकती है। तुम तो जब से इस गांव में आई हो पूरा गांव खुश है। तो क्या बात है अध्यापिका जी? हाँ, रुको, बताती हूँ। मैं तुम दोनों से काफी खुश हूँ। तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहे हो और परी ने उस दिन जो चमत्कार दिखाया वो मैं अब तक नहीं भूल पाई। बस इन्हीं चीजों से खुश होकर मैं तुम दोनों के लिए मिठाई लाई हूँ। ये लो। अरे वाह, मिठाई! लो परी, तुम भी खाओ। आपका धन्यवाद। भोलू, धन्यवाद तो कहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यापिका जी। खाओ, अच्छे से खाओ। जैसे ही उन दोनों ने उस मिठाई को खाया, दोनों की आंखें ओझल होने लगी और कुछ ही पल में दोनों बेहोश हो गए। मेरी परी, कैसी लगी मिठाई? शिक्षिका उन दोनों को अपने घर पर ले आई और उन्हें बांध दिया। जैसे ही उन दोनों को होश आया, भोलू रोने लगा। ये क्या हो रहा है? ये आपने अच्छा नहीं किया अध्यापिका जी। आपके ऐसा करने से लोग दूसरे शिक्षकों को भी शक की नजरों से देखेंगे। मैं जानती हूँ आपने उस दिन मेरे आंसुओं का चमत्कार देखा और अब आप उसे पाना चाहती हैं। बड़ी होशियार हो परी, पर मैं भी क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं वैसे ही ठीक कर दूंगी। उसके लिए आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हारे पास खूब धन होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेती, पर मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे आंसू हैं, जिन्हें मैं बेचूंगी अपनी दवाई के नाम से, और फिर कभी मुझे शिक्षिका का काम नहीं करना पड़ेगा। माफ करना, पर जब वो आंसू मेरी इच्छा से आते हैं तभी वो काम करते हैं। अच्छा, तो तुम नहीं रोओगी? कभी भी नहीं। तो मैं अगर इस भोलू को चोट पहुंचाऊंगी तब भी तुम नहीं रोओगी? तब तो तुम रोओगी ना? हाँ? नहीं, ऐसा मत कीजिए। भोलू को कुछ मत कीजिए। शिक्षिका तुरंत भोलू की ओर बढ़ने लगती है और तभी जलपरी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। नहीं, भोलू को छोड़ दीजिए और मेरे आंसू ले लीजिए। एक बूंद भी खराब नहीं होनी चाहिए इन आंसुओं की। शिक्षिका तुरंत एक पतली शीशी में परी के आंसुओं को भरने लगती है। बस, इतने आंसू बहुत होंगे। इसकी एक बूंद किसी भी रोगी के चोट को तुरंत ठीक कर देती है।
अब हमें छोड़ दीजिए आप। मैं किसी को ये बात कभी नहीं बताऊंगी। माँ, बाबा। अब मुझे वैसे भी इस गांव में नहीं रहना, तुम लोग जा सकते हो। शिक्षिका वहाँ से उन दोनों की रस्सी खोले बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब हम क्या करें? इन्होंने तो रस्सी खोली ही नहीं। अब हम यहाँ भूखे ही रह जाएंगे। तभी परी के आंखों से एक बूंद टपकती है और वो रस्सी जलकर खाक हो जाती है। और जैसे ही वो भोलू की रस्सियां खोलती है, वो दोनों वहाँ से सीधे घर चले जाते हैं। घर आते ही दोनों सारी बातें अपने माता पिता को बता देते हैं। ये तो उसने ठीक नहीं किया। हाँ बिल्कुल, गलत किया उस शिक्षिका ने। हमें उसकी शिकायत पंचायत में करनी चाहिए। नहीं माँ, आप चिंता ना करें। माँ हूँ, चिंता कैसे ना करूँ? नहीं माँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि उसे दंड कुछ समय बाद अपने आप ही मिल जाएगा। अच्छा, वो कैसे बेटा? बताती हूँ बाबा। दरअसल हम जलपरियाँ अपने आँखों के रसायन को बदल सकती हैं। मतलब? यानी जो आंसू उन अध्यापिका जी ने जमा किए वो असली आंसू नहीं थे। वो एक रसायन है जो मैंने तैयार किया है अपनी आँखों में। उससे केवल उनके शरीर में जलन होगी और जब तक मैं उसे ठीक नहीं करती तब तक वो दिक्कत कभी ठीक नहीं होगी। तो अगर उसने उन आंसुओं को परखने की कोशिश भी की तो उन्हें दंड अपने आप मिल जाएगा? जी बाबा, बिल्कुल सही। पर ये तो बड़ी ही दिक्कत की बात है। अगर मेरी परी को कुछ हो जाता तो मैं था ना माँ, इसे बचाने के लिए। अच्छा, तो वहाँ रो कौन रहा था? चारों के चेहरे पर इतने तनाव के बाद आखिरकार मुस्कुराहट आई। देखते ही देखते अगली सुबह भी हो गई और सुबह सुबह कोई घर का दरवाजा जोरों से पीट रहा था। मुझे बचाओ! दिनेश ने दरवाजा खोला। इतना घटिया काम करने के बाद आपको कौन बचाएगा? मेरे दोनों बच्चों को खतरे में डालकर अब यहाँ मदद की गुहार लगा रही हो? मुझे माफ कर दो, बस इस जलन को कम कर दो। मेरा सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। ये सब पहले सोचना था, अब कुछ नहीं हो सकता। बुरे कर्मों का बुरा ही अंजाम होता है। मैं अब अपनी गलतियों को अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मेरी मति मारी गई थी। बस एक बार मुझे माफ कर दो। बाबा, मैंने इन शिक्षिका से कुछ महीनों में कई चीजें सीखी थी। वो इनका काम था बेटा। फिर भी बाबा, आप ही कहते हैं दया धर्म है, इस पर इन्हें मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन ये कभी भी इस तरह का कोई काम करेंगी तो ये जलन फिर से चालू हो जाएगी। अब बहुत बड़ी लगने लगी है तू बिटिया। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। परी उस शिक्षिका को ठीक कर देती है। भले ही जलपरी ने तुम्हें माफ कर दिया हो, लेकिन आज के बाद तुम इस गांव में कभी नहीं दिखोगी, क्योंकि तुमने अपने पद का अपमान किया है और हमारे बच्चों को खतरे में डाला है। जी, जैसा आप कहें। इसके बाद वो शिक्षिका कभी गांव में नहीं दिखी और इस घटना के बाद परी ने विद्यालय में फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। उमेश रामपुर गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था। स्कूल के सारे बच्चे उमेश से बहुत डरते थे। उमेश बहुत ही सख्त स्वभाव का इंसान था। अरे यार, आज तो उमेश सर चेकिंग के लिए आने वाले हैं। मैं गलती से अपना जूता साफ करना भूल गया। आज तो खैर नहीं है। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? अपने सफेद जूते पर चौक रगड़ दो, सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर की नजर बाज से भी ज्यादा तेज है। अगर उन्होंने तुम्हारे गंदे जूते देख लिए तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी। कैसी दोस्त हो तुम, मेरा टेंशन कम करने की बजाय बढ़ा रही हो। सोनू सर के आने से पहले अपने सफेद जूतों में चौक घसने लगता है। तभी उमेश सर क्लास में पहुंच जाते हैं और सोनू को जूते में चौक रगड़ते हुए देख लेते हैं। सोनू सर को देखकर डर जाता है और चौक अपने पीछे छिपा लेता है। ये क्या हो रहा है? तुम्हें घर में जूते साफ करने का वक्त नहीं मिलता, जो स्कूल में आकर जूते में चौक रगड़ रहे हो। सॉरी सर, गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा मौका होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी सजा ये है, स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल की आंगन की तुम सफाई करोगे। माफ कर दीजिए सर। फिर से अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुमको स्कूल की वॉशरूम साफ करना पड़ेगा। उमेश सर क्लास में आकर सभी की कॉपी चेक करने लगते हैं।
रिया की कॉपी में कवर नहीं लगा हुआ था। ये क्या है? तुम्हारी कॉपी में कवर क्यों नहीं लगा हुआ है? सॉरी सर, ये मेरी नई कॉपी है। मैं अगली बार इसमें कवर चढ़ा लूंगी। जाकर पीछे वाली बेंच पर हाथ खड़े कर कर खड़े हो जाओ, और अगली बार ऐसी गलती की तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। रिया क्लास के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर हाथ खड़ा करके खड़ी हो जाती है। रिया को खड़ा देख रश्मि उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उमेश सर की नजर रश्मि पर चली जाती है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। जाओ, तुम भी साथ में जाकर खड़े हो जाओ। पूरी कक्षा तुम दोनों खड़े खड़े पढ़ाई करोगे। सॉरी सर, इस बार माफ कर दीजिए सर। नो सॉरी। रश्मि भी रिया के साथ जाकर पीछे कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों पूरा दिन खड़े खड़े ही क्लास अटेंड करती हैं। छुट्टी के बाद सोनू स्कूल की आंगन की सफाई करने के बाद घर जाने लगता है। रश्मि और रिया सोनू का स्कूल के बाहर इंतजार कर रही होती हैं। मैं तो थक गया। आंगन साफ करने में मेरा पूरा दम निकल गया। ये उमेश सर के कठोर स्वभाव की वजह से आज तक इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, सही कहा तुमने। हमेशा बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं और हमें सजा देते रहते हैं। अगले दिन क्लास में एक नई टीचर आती हैं। वो देखने में बहुत ही सुंदर और कोमल स्वभाव की होती हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी कोई अपनी सीट पर बैठ जाएं। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उमा मैडम बहुत अच्छे से बच्चों से बात करती हैं और बहुत प्यार से बच्चों को समझाती हैं। बच्चों को उमा मैडम का पढ़ाया गया सारा सिलेबस फटाफट याद हो जाता था। एक दिन उमा मैडम अपनी क्लास ले रही थी और तभी उमेश सर क्लास में आ जाते हैं। उमेश सर को देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और सीधे बैठ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोगों की क्लास में बहुत शोर आने लगा है। अगर आगे से ऐसा ही शोर आता रहा तो मैं पूरे क्लास को दिन भर धूप में खड़ा रखूंगा। सर, आखिर तो ये बच्चे हैं। ये शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मस्ती से पढ़ने में ही तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी हमेशा बच्चों को प्यार से ही समझाता हूँ। बच्चे उमेश सर की बात सुनकर हैरान थे। दरअसल उमेश सर उमा मैडम को मन ही मन पसंद करने लगे थे, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। एक दिन सोनू और रिया को स्कूल आने में देर हो गई। उमेश सर दोनों को लेट देखकर गुस्सा करने लगते हैं और दोनों की छड़ी से पिटाई करने लगते हैं। ये कोई वक्त है स्कूल का? तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो, ऐसे नहीं मानोगे। सर, वो बीच रास्ते में हमारी साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ सर, सोनू सच कह रहा है। तुम्हें घर से पहले निकलना चाहिए था। इस बात की सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू और रिया के हाथ में छड़ी मारने लगते हैं। तभी उमा मैडम आ जाती हैं। अरे सर, आप इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हैं? बच्चे हैं, कभी आने में देर हो जाती है। अगर बार बार ऐसा करें तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। आज पहली बार हमें इतनी देर हुई है। कोई बात नहीं बच्चों, जाओ जाकर पढ़ाई करो। उमेश सर उमा मैडम की बात मानकर सभी बच्चों को क्लास में जाने देते हैं। धीरे धीरे उमेश सर का स्वभाव भी उमा मैडम की तरह कोमल होने लगता है। अरे यार, हमारे उमेश सर तो बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ, सही कहा तुमने। पहले हम पर कितना गुस्सा करते थे, हमें कठोर से कठोर सजा देते थे, लेकिन अब उमा मैडम के आने के बाद वो बिल्कुल कोमल स्वभाव के हो गए हैं। एक दिन सोनू अपना होमवर्क करना भूल जाता है। उमेश सर सभी का होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। तुम बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। आज होमवर्क नहीं किया, कल स्कूल आना छोड़ दोगे। नहीं सर, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू को क्लास से बाहर निकालकर मुर्गा बना देते हैं। तभी वहाँ उमा मैडम आ जाती हैं। अरे बेटा सोनू, तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, तो फिर तुम क्लास के बाहर क्यों बैठे हो? मैडम, तबीयत खराब होने की वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया। उमेश सर ने मुझे क्लास से निकाल मुर्गा बना दिया है। तुम मेरे साथ क्लास के अंदर चलो। उमा मैडम क्लास में जाकर उमेश सर को समझाती हैं। सोनू ने मुझे कल फोन पर बता दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आपके सख्त स्वभाव की वजह से आज इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती थी। मैं तो बस बच्चों में अनुशासन लाना चाहता हूँ। बच्चों को प्यार से भी समझाया जाता है। अगर हम बच्चों को हमेशा डांट या मार कर समझाएंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे
और वो अपना गुस्सा कहीं और निकालेंगे। इसलिए हमें बच्चों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। आखिर ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं समझ गया हूँ। अगली बार से मैं हमेशा बच्चों से प्यार से ही बात करूंगा। उस दिन के बाद उमेश सर बच्चों के साथ प्यार से पेश आने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद उमेश सर और उमा मैडम की शादी हो जाती है और उमेश सर भी उमा मैडम की तरह कोमल स्वभाव के हो जाते हैं। ये कहानी है दुर्गा देवी की। अपने पति के चले जाने के बाद दुर्गा देवी ने ही अपना घर संभाला था। दुर्गा देवी के 3 बेटे थे, ओम, जय और जगदीश। ओम एक विद्वान था जिसे वेदों का ज्ञान था। जय एक व्यापारी था और जगदीश किसान था जो दुर्गा देवी के सारे खेतों में अनाज उगाता था। समय के साथ दुर्गा देवी ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। अब बहुओं के आ जाने से घर में कभी कभी अनबन चलती ही रहती थी, लेकिन दुर्गा देवी इन सब चीजों को इतना महत्व नहीं देती थी। लेकिन एक दिन इन तीनों की पत्नियों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि जगदीश की पत्नी जगदीश के पास गई। इस घर में सब लोग जो खा रहे हैं वो आप ही उगाते हैं ना? हाँ। तो आप अपनी माँ से अपना हिस्सा मांग लीजिए। सभी को अपनी अपनी मेहनत खुद ही करने दीजिए, तब जाके आपकी मेहनत पता चलेगी। जगदीश ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं। आखिर जगदीश अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ, हम इस आए दिन के झगड़े से तंग आ गए हैं। हम चाहते हैं कि आप सारी जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। हाँ माँ, यही सही रहेगा। मैं भी सहमत हूँ। दुर्गा देवी ने तीनों की ओर गौर से देखा और फिर बोली, ठीक है, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो हम बंटवारा कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार एक साथ तीर्थ करके गंगा घाट पर डुबकी लगाए और लौटकर मैं जायदाद का बंटवारा कर दूंगी। तीनों भाइयों ने सहमति भरी और कुछ दिनों बाद वो लोग तीर्थ करने निकल पड़े। ओम ने पैसों की पोटली अपनी माँ को दे दी। 2 दिन का सफर करने के बाद वो लोग मंदिर पहुँचे। सभी ने भगवान के दर्शन किए और उसके बाद सभी गंगा में डुबकी लगाने पहुँचे। जैसे ही दुर्गा देवी ने डुबकी लगाई, उन्होंने पैसों की पोटली गंगा में बहा दी। सभी लोगों ने डुबकी लगा ली और तट पर बैठे। हाँ, अब तीर्थ भी हो गया और गंगा में डुबकी भी लगा ली। अब बस घर चलकर बंटवारा करना है। हाँ, चलो चलते हैं। लेकिन क्या हुआ माँ? पैसों की पोटली कहाँ गई? आप ही के पास तो थी। हाँ, अभी तक तो थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। शायद गंगा में बह गई हो। अब हम क्या करें? हमारे पास पैसे ही नहीं है। अब हम घर कैसे लौटेंगे? घबराओ मत, मेरे 3 बेटे हैं। ये लोग कुछ न कुछ कर ही लेंगे। ओम, जय, जगदीश, हम सब यही तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जाओ और पैसों का इंतजाम करो। ठीक है माँ। तीनों भाई अलग अलग दिशा में गए। ओम एक गांव में पहुंचा। वहां एक आदमी रो रहा था। क्या हुआ भाई? मेरे पिताजी ने अपनी सारी जायदाद हम चारों भाइयों में बराबर बांट दी थी, सिर्फ एक बिल्ली को छोड़ के। तो सरपंच जी ने फैसला किया कि उस बिल्ली की एक एक टांग हम सबकी है। 2 दिन पहले बिल्ली की मेरी वाली टांग पर चोट लगी थी, तो मैंने उसे घी का कपड़ा लपेट दिया। बिल्ली वो घी का कपड़ा लेकर चूल्हे के पास चली गई और कपड़े में लग गई आग, और फिर उसने देखते ही देखते बहुत सारे घर जला दिए। अब मुझ गरीब को सबको हर्जाना देना है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? मेरे पास 4 बैलगाड़ियां हैं, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, फिर तुम अपने तीनों भाइयों को और गांव वालों को जमा करो। गांव वाले एक पेड़ के नीचे जमा हुए। क्या यह सच है कि मदन ने बिल्ली की अपनी टांग में पट्टी की थी? हाँ,
उसने पट्टी क्यों की थी? क्योंकि बिल्ली की उस टांग में चोट लगी थी। तो मतलब बिल्ली उस टांग से ठीक से चल नहीं पा रही थी। फिर वो कैसे चली? क्योंकि उसकी बाकी तीनों टांगे ठीक थी, इसलिए वो चल सकी। मतलब बाकी तीनों टांगे ठीक थी, इसलिए बिल्ली ने गांव भर आग फैलाई। तो इस कारण हर्जाना उन्हें भरना चाहिए जो 3 टांगों के मालिक हैं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। ओम ने मदन की समस्या हल कर दी और उसे 2 बैलगाड़ियां मिल गईं। जय पहुंचा नदी के तट पर, जहां राजा कुछ ऐलान कर रहे थे। जो भी व्यक्ति मुझे इस हाथी का वजन बता देगा, मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। जय तुरंत राजा के पास चला गया। महाराज, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक नाव और ढेर सारी अनाज की बोरियां चाहिए। ठीक है। राजा ने जय को नाव दे दी। अब इस नाव को नदी में डालिए और हाथी को इसमें बैठाइए। सैनिकों ने हाथी को नाव में बैठा दिया। फिर जय ने कोयले के टुकड़े से एक निशान बनाया जहां तक नाव पानी में डूबी थी। अब आप हाथी निकाल लीजिए और इस नाव में धान की बोरियां भरिए। सैनिकों ने हाथी को बाहर निकाला और नाव में धान की बोरियां भरनी शुरू कर दी। जब नाव उसी निशान तक डूबी तो बस बस बस, अब इन सारे अनाज की बोरियों का वजन कर लीजिए। सैनिकों ने बोरियों का वजन करना शुरू किया। महाराज, 3000 किलो। तो महाराज, इस हाथी का वजन 3000 किलो है। बहुत अच्छा जय, ये लो तुम्हारा इनाम। जय को 10,000 सोने के सिक्के मिल गए। जगदीश एक खेत में पहुंचा जहां कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। क्या समस्या है? इस खेत में पानी का इतना बहाव है कि कोई धान टिकता ही नहीं। समझ नहीं आता क्या करें। मैं इस समस्या का कोई हल निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें 2 बोरी चावल और दाल दे सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे नारियल के छिलके चाहिए। ठीक है। जगदीश ने नारियल के छिलकों में धान लगाया और उन्हें गीली मिट्टी में गाड़ दिया। ऐसा करके उसने एक छोटे टुकड़े में धान लगा दिए। अब ऐसे ही सारे खेत में लगा दो। जगदीश को 2 बोरी अनाज मिल गए। तीनों भाई माँ के पास लौटे। ये लो माँ, 2 बैलगाड़ियाँ, ये सोने के सिक्के और ये 2-2 बोरियां अनाज। तुम तीनों के तीनों ने अलग अलग इंतजाम किए। जगदीश, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही मेहनत करके घर चलाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, ओम बैलगाड़ियां ले आया और जय सोने के सिक्के और तुम अनाज ले आए। मैं समझ गया माँ। क्या अब भी तुम तीनों अलग होना चाहते हो? नहीं माँ, हम समझ गए कि हम अलग हैं, लेकिन एक साथ ही पूरे हैं। बहुत अच्छे। इस तरह दुर्गा देवी ने अपने तीनों बेटों का बंटवारा रोक दिया और उन तीनों को एक दूसरे का मूल्य बताया। तो बच्चों, इस कहानी ने एक गांव में पढ़ा लिखा हरीलाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जो कि दूसरे गांव में कारपेंटर का काम किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी विमला उससे बोली, आप इतनी दूर पैदल चलकर काम करने जाते हैं, आपके पांव थक जाते होंगे। अब क्या करूं विमला, अगर हमारी कोई संतान होती तो हम भी आज बैठकर भोजन कर रहे होते। चिंता मत कीजिए, एक दिन सब सही हो जाएगा। अब क्या खाक सही होगा? मेहनत करते करते जीवन के ऐसे ही 70 वर्ष निकल गए। इतना कहकर हरीलाल अपने घर से बाहर निकल गया। वो घर से कुछ ही दूर निकला था कि तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे हरीलाल जी, लगता है सुबह सुबह फिर से काम पर जा रहे हैं आप। मुखिया जी, आपने सही कहा। हरीलाल जी, काफी समय से मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। बोलिए। हरीलाल जी, हमें अपने गांव के बाहर निकलने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ना होता है। गांव के लोगों को गांव से बाहर जाने और आने के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है।
आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हरिलाल जी, हमारे गांव का नाम उड़न खटोला है और मैंने सुना है कि ये नाम आपके पिताजी के जमाने में पड़ा था। आपके पिताजी ने एक बार बड़ा सुंदर लकड़ी का उड़न खटोला बनाया था। उस पर उन्होंने चुंबक का ऐसा काम किया था कि वो उड़न खटोला उड़ता भी था। सुना तो मैंने भी है और शायद मेरे पिताजी ने कागज पर उसके बारे में कुछ लिख भी रखा है। हरिलाल जी, आप भी कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारे गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। हरिलाल चुपचाप वहां से काम पर चला गया। वो दिन भर मुखिया की बात पर विचार करता रहा। अजी, क्या बात है? आज आप काफी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। हरिलाल मुखिया और अपने बीच हुई बातचीत बताते हुए अपनी पत्नी से बोला, अब तुम ही बताओ, क्या मैं पिताजी की तरह ऐसा उड़न खटोला बना सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बना सकते? पिताजी के गुण बेटे में ही तो आते हैं और मुझे आपकी प्रतिभा पर हमेशा से भरोसा रहा है। कल से आप काम पर मत जाइए, इसी काम में जुट जाइए। अपनी पत्नी के कहने पर हरिलाल को थोड़ी सी हिम्मत मिल गई। अगले दिन हरिलाल जी जान से लकड़ी का उड़न खटोला बनाने में जुट गया। उसके हाथ में पिताजी की बहुत पुरानी कॉपी भी थी। हरिलाल कॉपी में देखकर सब कुछ बनाता जा रहा था। विमला, उड़न खटोला तो बनकर तैयार हो चुका है और मैंने पिताजी के लिखे हुए अनुसार इसमें चुंबक का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये उड़ेगा कैसे? पिताजी की कॉपी में लिखा है कि जब भी कोई मनुष्य इसमें बैठेगा तो इस चुंबक से एक एनर्जी निकलेगी। जब वो एनर्जी पृथ्वी से टकराएगी तो ये उड़न खटोला उड़ने लगेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर हम दोनों ही बैठकर देखते हैं। हरिलाल और विमला उड़न खटोला में बैठ गए। अगले ही पल उड़न खटोला हवा की रफ्तार से उड़ने लगा। हरिलाल उड़न खटोले पर बैठकर सीधा मुखिया के पास पहुंच गया। अरे वाह हरिलाल जी, आपने तो वाकई चमत्कार कर दिया। आपने तो हकीकत में उड़न खटोला बनाकर तैयार कर दिया। मुखिया जी, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इस उड़न खटोले में जो चुंबक इस्तेमाल हुआ है वो कोई आम चुंबक नहीं है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मेरे पिताजी की किताब में लिखा था कि हमारी पहाड़ी के नीचे एक काले रंग का पत्थर चिपका हुआ है। उस पत्थर के अंदर इस तरह की चुंबक पाई जाती है। मुखिया जी, मैं रात भर उस पत्थर को तोड़ने में मेहनत करता रहा, तब कहीं जाकर कुछ चुंबक निकली थी। जो भी हो हरिलाल जी, अब हमारे गांव के लोगों को गांव से बाहर जाने और आने के लिए समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस दिन के बाद से गांव में अगर किसी को भी बाहर जाना होता तो वो उड़न खटोले पर बैठकर पहाड़ी से आसानी से उड़कर निकल जाता। एक दिन मुखिया हरिलाल से बोला, हरिलाल जी, एक उड़न खटोला बहुत ही कम है। मुझे लगता है कि आपको और भी ज्यादा उड़न खटोले बनाने चाहिए। मुखिया जी, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। अगर मैं उड़न खटोला बनाने में ही लग जाऊंगा तो फिर मेरी आर्थिक हालत गड़बड़ा जाएगी। चिंता मत करो, मैंने उसके बारे में कुछ सोच रखा है। आज से गांव में जो भी उड़न खटोले पर बैठकर गांव की सीमा से बाहर जाएगा उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे। मुखिया की बात सुनकर हरिलाल खुश हो गया। उस दिन के बाद कोई भी उड़न खटोले पर बैठता तो उसे हरिलाल को पैसे देने पड़ते। हरिलाल ने कुछ ही दिनों में काफी सारे उड़न खटोले तैयार कर दिए। अजी, हमारे तो दिन देखते ही देखते बदल गए। पहले हम झोपड़ी में रहा करते थे, पर अब हमारा कितना अच्छा घर हो गया है। हाँ विमला, काश इस समय हमारी कोई संतान होती तो वो तो और भी ज्यादा अच्छा होता। ऐसी बात क्यों करते हैं जी? हमारे गांव में जितने भी बच्चे हैं सब हमारे ही संतान हैं। एक दिन हरिलाल पहाड़ी के नीचे चुंबक निकालने के लिए गया।
कि तभी उसे वहां गांव का दबंग व्यक्ति बल्ली मिल गया। तुमने इस पहाड़ से जितनी भी चुंबक निकालनी थी निकाल ली। आज से तुम इससे चुंबक नहीं निकाल पाओगे। क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ दिनों पहले ही मुझे पता लगा कि ये इलाका मेरे पिताजी की संपत्ति में आता है, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ से चुंबक नहीं निकालने दूंगा। मैं जो कुछ भी करता हूँ गांव की भलाई के लिए करता हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर लोगों से पैसे क्यों लेते हो? चलो निकलो यहाँ से। हरीलाल मुंह लटकाकर वहां से चला गया। बल्ली का साथी संपत बल्ली से बोला, बल्ली भाई, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। ये बूढ़ा रातों रात अमीर बन गया है। मैंने सुना है कि उसके पिताजी ने उड़न खटोले का फॉर्मूला एक कॉपी में लिख रखा है। तुम उस कॉपी को रात में चुरा लेना और मैं सारे उड़न खटोले को रात में तोड़ दूंगा। उसके बाद इस पहाड़ी की चुंबक भी मेरी और इसके पिता की कॉपी भी मेरी। बाकी आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। बल्ली ने अपने साथी संपत की मदद से रात में सारे उड़न खटोले को तोड़ दिया और रात में ही हरीलाल के घर में घुसकर उसकी कॉपी भी चोरी करवा ली। अगले दिन गांव में हाहाकार मच गया। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर गांव का दुश्मन है कौन। मुखिया जी, हम सभी जानते हैं कि गांव का शत्रु बल्ली है। तभी बल्ली वहां पर अकड़ता हुआ आ पहुंचा। बल्ली, कल तुमने हरीलाल को पहाड़ के नीचे से पत्थर निकालने के लिए क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो मेरे पिता की संपत्ति है। आज से उड़न खटोले बनाने के लिए मैं गांव में ही फैक्ट्री खोलूंगा। लेकिन उसका फॉर्मूला तो हरीलाल के पिता की कॉपी में लिखा है और वो कॉपी भी चोरी हो गई है। इसका मतलब तुमने ही उसके घर पर चोरी करवाई है। आपके पास कोई सबूत है? बल्ली की बात सुनकर मुखिया खामोश हो गया। बल्ली उस दिन से हरीलाल के पिता की कॉपी में देखकर उड़न खटोले तैयार करने लगा, मगर उसका उड़न खटोला बनाना बेकार साबित हुआ। रहने दीजिए बल्ली भाई, ये हमारे बस की बात नहीं। सही कह रहे हो तुम। गांव में फिर से लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। ये सब हरीलाल से देखा नहीं जा रहा था। वो गांव की ऊंची पहाड़ी पर उदास बैठा हुआ था कि तभी एक सुंदर स्त्री हरीलाल के पास आकर बोली, कौन हो तुम और उदास क्यों बैठे हो? हरीलाल अपने गांव की सारी चिंता उस स्त्री को बताते हुए बोला, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? दरअसल तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी बहुत अच्छे मित्र थे। मैं पहाड़ों के ही एक खास समुदाय से संबंध रखती हूँ। हम सब छुप कर रहना पसंद करते हैं। एक राज की बात तुम्हें बताऊं? मेरे पिताजी ने ही तुम्हारे पिताजी को उड़न खटोला बनाना सिखाया था। लेकिन अब इस बात का क्या फायदा? उदास मत हो, मैं उस उड़न खटोले से अच्छा उड़न खटोला तुम्हें बनाना सिखा सकती हूँ और वो उड़न खटोला सोने का उड़न खटोला होगा। मैं ये रहस्य तुम्हें कभी नहीं बताती, लेकिन तुम बूढ़े हो और लालच से बहुत दूर हो। इतना कहकर वो सुंदर स्त्री हरीलाल को पहाड़ी के कोने में ले गई और बोली, इस जमीन को खोदो। हरीलाल उस कच्ची जमीन को खोदने लगा। कुछ ही देर में वहां से सोना निकल आया। अब इस सोने को उड़न खटोले के रूप में तैयार कर दो। हरीलाल ने ठीक वैसा ही किया। अब इस पर बैठ जाओ।
हरीलाल उस पर बैठ गया। कुछ ही देर में वो उड़न खटोला बहुत तेजी से उड़ने लगा। ये तो बहुत तेजी से उड़ रहा है। इस सोने में चुंबक भी सम्मिलित है। इस तरह से तुम गांव के लोगों की भलाई कर सकते हो। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग हरीलाल के सोने के उड़न खटोले पर बैठकर यात्रा करने लगे। वो उड़न खटोला चुटकियों में ही मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता था। ये देखकर मुखिया बल्ली के पास आकर बोला, बल्ली, तुमने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। तुमने ही हरीलाल को उड़न खटोला बनाने की सलाह दी थी। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कामयाब हो जाएगा और अमीर बन जाएगा। अब तो उसने सोने का उड़न खटोला बना लिया है और उसका रहस्य किसी कॉपी पर नहीं लिखा। चिंता मत कीजिए, आज रात हम उस उड़न खटोले को चुराकर बाजार में बेच देंगे। रात के समय मुखिया बल्ली और संपत उड़न खटोले को चुराने के इरादे से हरीलाल के घर पर चले गए। मगर जैसे ही उन्होंने उड़न खटोले को हाथ लगाया, उन सबके शरीर जलने लगे। हरीलाल ये देखकर चौंक गया। तभी वही सुंदर स्त्री वहां आ गई। इस उड़न खटोले की एक खासियत है कि इसे कोई भी बुरी नियत से अगर छूता है तो वो जलकर राख हो जाता है, क्योंकि ये एक जादुई उड़न खटोला है। इतना कहकर वो स्त्री वहां से चली गई। मुखिया बल्ली और संपत को सजा मिल गई।